Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में CAPM हम लोग पढ़ रहे थे। CAPM में जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते थे मैंने करा दिए हर तरह के। तो उधर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बता दो मुझे, वरना फिर हम लोग अगला फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ लो अभी। और CAPM अगर नहीं समझ में आया तो ये जो थ्योरी है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर ये मैं मान लेता हूँ कि आप लोग को अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं CAPM में। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये थ्योरी भी देखिए यहाँ पर क्या होता है। CAPM आपका जो मॉडल है या भी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, ये सब थ्योरी है जिसको अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, इसको डेवलप किया हुआ है, मगर आप ये नहीं बोल सकते हाँ ये थ्योरी है, ये सबसे बेस्ट थ्योरी है। इसको जो है इसके बेसिस पे अगर हम लोग फाइनेंस में डिसीजन लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, तो वो सब कुछ सारे सारे डिसीजंस मेरे सही होंगे। ठीक है, ये होता है कि आप कैसे आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको कैसे आप एनालाइज कर सकते हो और बेस्ट डिसीजन के लिए जा सकते हैं। तो उसी तरह इसमें एक थ्योरी है जहाँ पर हम लोग रिटर्न वगैरह, जैसे हम लोग CAPM में क्या करते थे, रिटर्न कैलकुलेट करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को रिटर्न कैलकुलेट करना है स्टॉक का। ठीक है, शेयर का। और कुछ उसी थ्योरी CAPM को ही कुछ डेवलप किया गया है, मगर ये थ्योरी आपको बुक में तो बहुत सॉलिड लगती है, बहुत स्ट्रांग लगती है ये थ्योरी। मगर अगर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, जब प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसको इम्प्लीमेंट करना मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब उस चीज को अभी मैं जब थ्योरी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि उसको अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो लगेगा कि ये बहुत स्ट्रांग थ्योरी है, CAPM से बेटर है। और अगर इस बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं, ज्यादा सही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, वो चीजें इतनी इतनी आसान नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी जो है। ठीक है, तो जैसा कि जो आपका CAPM है वो वर्क कहाँ पे करता था, वहां पर हम लोग कर ये मान के चलते थे कि जो भी इन्वेस्टर जितना रिस्क ले रहा है उतना ही उसको रिटर्न भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो है यहाँ पर क्या है कि भाई मुझे अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क फ्री रेट जो भी उस समय चल रहा होगा वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैं जितना भी रिस्क ले रहा हूँ, जो सिस्टमेटिक रिस्क है,
ठीक है? जो सिस्टमैटिक रिस्क है, वो उसका कॉम्पेंसेशन भी मुझे चाहिए, ठीक है? उसको उस सिस्टमैटिक रिस्क को बियर करने के लिए मुझे जो है कुछ कॉम्पेंसेशन, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न उसके लिए मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उस रिस्क को भी बियर कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर हम लोग कॉम्पेंसेशन जो कॉम्पेंसेट किया जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो केवल सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक नहीं। अनसिस्टमैटिक, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अनसिस्टमैटिक ऐसा रिस्क होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके, ठीक है? उसको आप अलग-अलग सिक्योरिटीज़ में, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क से मतलब क्या है? अगर कोई एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको अगर वहाँ पर अगर कुछ एम्प्लॉयी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर कुछ स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, वहाँ पर अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? तो वैसा कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, तो उस क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट उनके प्रॉफ़िट पे दिखेगा और फिर शेयर्स की वैल्यू पर दिखेगा। तो इस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम अलग-अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके। अगर मेरे पास 10 कंपनी होगी, मैं 10 कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। अगर एक कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है, एक कंपनी के शेयर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बाकी के 9 तो ठीक है ना, उधर से मुझे रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई कर सकता हूँ। तो इसलिए अ वहाँ पर सी अकॉर्डिंग टू सीएपीएम वहाँ पर कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। कॉम्पेंसेशन कहाँ पर चाहिए? सिस्टमैटिक रिस्क। जो ऐसा रिस्क है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मार्केट रिस्क, ठीक है? मार्केट अगर बुलिश है, बियरिश है, उसका इम्पैक्ट जो स्टॉक पे पड़ रहा है। बुलिश मतलब प्राइसेज़ जब बढ़ रहे हैं, मार्केट जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं बुलिश, ठीक है? बुल से इसको लिया गया है। बुल मतलब जब मार्केट पे प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, ट्रेंड अपवर्ड है, उस कंडीशन में मार्केट को बुल मार्केट बोलते हैं। और जब मार्केट डाउनवर्ड है, प्राइसेस कम हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के, तो उसको करते हैं बियर, यानी कि बियर बियर मार्केट, यानी कि बियरिश ट्रेंड, ठीक है? तो मार्केट का जो इम्पैक्ट है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और जो इम्पैक्ट गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट है, वो सारे इम्पैक्ट को आप डाइवर्सिफ़ाई करके, क्योंकि जो है रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हर एक शेयर, जितने भी शेयर मार्केट में हैं, सब पर वो इम्पैक्ट डालता है। आप कितना भी डाइवर्सिफ़ाई कर लो, कितने भी शेयर ले लो, उस फैक्टर का इफ़ेक्ट सभी स्टॉक पर जो है पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसको आप जो है डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू सीएपीएम, ठीक है? ये तो आपका सीएपीएम हो गया। तो वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, बीटा को रिस्क मानते थे कि भाई बीटा ये हमारा जो है, ये फैक्टर है, इसके बेसिस पे हमारा रिटर्न कितना होना चाहिए। रिस्क फ्री तो चाहिए, प्लस बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम, ठीक है? तो हमको बीटा के बेसिस पे हम तय करते थे कि भाई कितना रिटर्न चाहिए। बीटा यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क। एक फैक्टर केवल होता था वहाँ पे कि बीटा है। मगर जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, इन्होंने बोला कि नहीं, खाली मार्केट रिस्क नहीं इन्वॉल्व है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो जो है आप केवल बीटा को मान के नहीं चलोगे, आप सारे फैक्टर को इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितने भी फैक्टर्स हैं, उस शेयर, उस स्टॉक, उस कंपनी को जितने फैक्टर इफेक्ट कर रहे होंगे, उतने फैक्टर के बेसिस पे आप फिर रिटर्न कैलकुलेट करोगे, ठीक है? तो वही है पूरी आपकी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। वो कौन-कौन से फैक्टर्स है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें हमको अभी देखते हैं आगे, ठीक है? फॉर्मूला लगभग-लगभग सेम वैसा ही है, बस यहाँ वहाँ पर हम लोग बीटा को कंसीडर करते थे, बीटा की हेल्प से हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते थे। यहाँ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में हम लोग अलग-अलग फैक्टर्स, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जो फैक्टर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक को अफेक्ट कर रहे होंगे, वो फैक्टर को कंसीडर करते हुए रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? फैक्टर मॉडल भी उसको इसीलिए बोलते हैं, या फिर जो है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। द मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय एस रॉस यूजिंग द नोशन दैट सिक्योरिटी रिटर्न आर नॉट बेस्ड ऑन वन सिंगल फैक्टर। वही चीज जो मैंने अभी बताई, ऑफ द मार्केट, एक सिंगल फैक्टर के
बेसिस पे आप सिक्योरिटी रिटर्न नहीं कैलकुलेट कर सकते। इंस्टेड ईच सिक्योरिटी लिंक्ड विथ मल्टीपल फैक्टर्स लाइक जीडीपी, ठीक है, नेशनल इनकम इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिनको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। हम लोग वहाँ क्या करते थे, एग्रीगेट यानी कि सिस्टमैटिक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं, सबको अलग करो, हर एक फैक्टर को अलग करो, आप एक साथ नहीं कंसीडर करना है, और जो फैक्टर जिस स्टॉक को अफेक्ट कर रहा हो केवल उसी फैक्टर के साथ हम जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा फैक्टर है, सिस्टमैटिक रिस्क का फैक्टर है, जो अफेक्ट जिसको आप जो 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 है आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। मगर इसका इफेक्ट जो है किसी स्टॉक पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, किसी स्टॉक पे कम पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। जैसे कि अगर सपोज कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको जो डीलिंग है वो फॉरेन एक्सचेंज में ही करना पड़ता है, ठीक है। तो उधर अगर फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है, फॉरेक्स जो रेट है, वहां पर अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं रेट में, तो उसका इफेक्ट उनके स्टॉक पे पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। मगर कोई ऐसी कंपनी है जिनका बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है इंटरनेशनली, वो फॉर तो वहां पर अगर उनको बस बहुत थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल उनको जरूरत पड़ती है, या थोड़ा बहुत वो जो बाहर जो भी थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, तो ज्यादातर उनकी मार्केट इंडिया में ही है, तो ज्यादातर उनका जो बिजनेस है इंडिया में ही, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक सारा कुछ इनका इधर ही चल रहा है, थोड़ा बहुत बाहर है, तो उनपे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फॉरेक्स का। तो वही चीज है, वही चीज यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन उस स्टॉक पे कितना इम्पैक्ट उस फैक्टर का पड़ रहा है, और फिर उस फैक्टर्स को हम लोग केवल कंसीडर करेंगे। हर एक इंडिविजुअली हर एक फैक्टर को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, पहले सीएपीएम का दिख रहा होगा, ठीक है। और नीचे आपको ये आर्बिट्रेज जो थ्योरी है, वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो मॉडल है उसका फॉर्मूला दिख रहा है। लगभग लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्टेड ट्रेंड आपका सीएपीएम में, आपको रिस्क फ्री तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको रिटर्न, साथ रिस्क फ्री चाहिए, उसके बाद आप बीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो मार्केट रिटर्न माइनस आरएफ। ये तो आप सभी को क्लियर होगा, ये सब लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए वैसा ही कुछ यहाँ पर आर्बिट्रेज में भी किया गया है, रिस्क फ्री रेट आरएफ प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने, हर एक फैक्टर को अलग अलग कर दिया, ठीक है। P1 P2 P3 जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको यहाँ पर कंसीडर किया गया है। सॉरी, B1 B2 B3, ये जो बीटा वन बीटा बीटा टू, ये सारे फैक्टर्स है, बीटा जो आपका है, ये जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका बीटा हो जाएगा। और P का मतलब है मार्केट प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम से मतलब होता है यहाँ पर आपका जो एक्चुअल रिटर्न है माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये चीज याद रखिए, जो एक्चुअल रिटर्न है माइनस जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उसका जो भी डिफरेंस होगा, जो भी एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो भी डिफरेंस होगा, वो आपका प्रीमियम है। तो जो है यहाँ पर क्या करते हैं, प्रीमियम P1 इंटू बीटा वन, इसी तरह P2 इंटू बीटा टू, ठीक है। और इसी तरह जितने भी आपके पास फैक्टर्स होंगे उससे उसको जो है वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, हर एक इंडिविजुअल हर एक स्टॉक में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे फैक्टर लेने होते हैं। अभी जो Excuse me, न्यूमेरिकल sir. है उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ बताइए, हाँ बताओ। Sir, can you please explain this once again? अच्छा देखो, तुम लोग को अभी सीएपीएम क्लियर है, सीएपीएम में कोई डाउट नहीं है, सीएपीएम में कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. नहीं,
बस देखो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वहां पर हम लोग क्या करते थे, बीटा को कंसीडर कर देते फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बीटा को, केवल बीटा को कंसीडर ना करते हुए, जो बीटा के अंदर मतलब जो सिस्टमैटिक रिस्क है वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सेकेंड फुल स्क्रीन कर देता हूं। एक प्रॉब्लम आप लोग के साथ क्या है ना, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट लेना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी वजह से ये स्क्रीन क्या होती है ना कि वो मैं उसको जो है स्क्रीन फुल स्क्रीन करता हूँ, वो फिर इसी वजह से वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मत करिए ऐसा, एक टाइम पे डिसाइड कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद मत एंट्री लिया करिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अलग अलग फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था सिस्टमेटिक रिस्क में इंटरेस्ट रेट भी होता है, वहाँ फॉरेक्स भी होता है, वहाँ जीएनपी भी होता है, ठीक है, वहाँ इन्फ्लेशन भी होता है। ये सारे फैक्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था हम लोग ने, जब हम लोग सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली ये ट्रीट कर रहा है, देखो, ठीक है। रिटर्न के केस में भी, रिस्क प्रीमियम के केस में भी, और ये इनका बीटा है। आया समझ में? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा आपका होगा, वहां पे हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा है। जैसे रिस्क प्रीमियम फॉर इंटरेस्ट रेट 2%, रिस्क प्रीमियम फॉर फॉरेक्स 0.5%, रिस्क प्रीमियम फॉर जीएनपी 3%। मतलब इस रिस्क को बियर करने के लिए जो प्रीमियम है, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क को बियर करने के लिए जो प्रीमियम है वो 2% है। जो फॉरेक्स रेट रिस्क को बियर करने के लिए जो प्रीमियम मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेज थ्योरी, वो है 0.5%, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने अलग अलग फैक्टर्स पे रिटर्न दे दिया, ठीक है। और अलग अलग रिस्क है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट बीटा की बात करूं या इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करूं, तो वहां पर जो वैल्यू है 0.8, फॉरेक्स की बात करूं तो 1.3, जीएनपी की बात करूं 0.6, इन्फ्लेशन की बात करूं, यहाँ इन्फ्लेशन जो रिस्क है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं 1.25 में, ठीक है। ये रिस्क इन्वॉल्व है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है तुम लोग के साथ, ये चैप्टर जो है एकदम एंड का चैप्टर होना चाहिए। अभी हम लोग ने ना रिस्क पढ़ा हुआ है, ना रिटर्न पढ़ा हुआ है, ना हमें कुछ बीटा के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है, और हम लोग ने मॉडल पढ़ना शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम यही हो रही है। अभी देखो जो जब आप लोग के पहले वाला जो सेशन था, मतलब आप लोग के जो सीनियर्स के लिए जो सिलेबस था, वहां पर हम लोग क्या करते थे, पहले बेसिक जो चीजें थी वो पढ़ते थे कि भाई रिस्क, रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपका बीटा, फिर लास्ट की यूनिट में हम लोग पढ़ते थे सारे ये मॉडल्स वगैरह, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती थी। हाँ, वो सारी चीजें क्योंकि आप पढ़ चुके होते थे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इन्होंने फर्स्ट यूनिट में डाल दिया है ये सारी चीजें, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। खैर मैं अभी, यस सर, इसीलिए नहीं आ रहा। हाँ, अभी देखो, अभी देखो दिक्कत एक ये भी है कि वो चीज जो पढ़नी चाहिए थी आप लोगों को, वो चीज सिलेबस में भी नहीं दिख रही है मुझे। तो उसके लिए अब हमारे पास टाइम भी नहीं है, अभी ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग और अभी यूनिट 1 पे ही है, और बहुत लेंदी है आपका सिलेबस में। अगर वो सब पढ़ाने लगूंगा तो फिर मतलब पूरा सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट में ही चला जाएगा मेरा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और रिस्क रिटर्न इन्होंने कहीं भी पूरे सिलेबस मैंने देख लिया, नहीं है। कुछ टॉपिक है यूनिट 1 के जो मैं अभी छोड़ दूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ा के, और बाकी चीजें मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि फिर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा फिर उधर, क्योंकि यूनिट 2 में थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को पहले पढ़नी चाहिए थी, तो वो मैं पढ़ाने के बाद फिर यूनिट 1 के कुछ टॉपिक में उधर पढ़ा दूंगा, वो तो मैनेज किया जा सकता है। मगर ये सारे टॉपिक हैं, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। बाकी जो है जितना मैंने बता सकता था उतना तो मैंने बता दिया है। ज्यादा से ज्यादा जितना बाकी मैं नोट्स वगैरह आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स आप लोग को दिए भी हैं, डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है, रिस्क और वो सब रिटर्न सारा कुछ डिटेल में आप लोग को नोट्स दिया है, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। और आप लोग ये कर सकते हो कि ट्यूट क्लास में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वो उधर पूछ सकते हैं, ठीक है।
वही है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आर्बिट्रेज थ्योरी में जैसे मैंने बताया, यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक फैक्टर पे हमें काम करना है। हर एक फैक्टर के लिए आपके पास प्रीमियम अलग होगा। प्रीमियम से मतलब है, रिस्क प्रीमियम से मतलब है यहाँ पर एक्सपेक्ट एक्चुअल रिटर्न माइनस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ये चीज अभी आगे के न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। पहले ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दे दिया गया है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले पे रख देना है। यहाँ पर देखिए रिस्क फ्री रेट दिया गया है 8%, आरएफ 8%। उसके बाद रिस्क प्रीमियम फॉर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये एक फैक्टर है 2%। रिस्क प्रीमियम फॉर फॉरेक्स, ये एक फैक्टर है जिसका जिसका प्रीमियम है 0.5। रिस्क प्रीमियम फॉर जीएनपी 3%, रिस्क प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन 0.8। ठीक है, अलग अलग इन्होंने दे दिया। सीएपीएम में ऐसा नहीं होता था, वहां पर एक होता था, यहाँ पर लेकिन अलग अलग फैक्टर पे अलग अलग प्रीमियम। और बीटाज में देखिए यहाँ पे दिया गया, द बीटाज ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट ऑफ एबव फैक्टर्स आर एज फॉलो। इंटरेस्ट रेट बीटा आपका है 0.8, फॉरेक्स बीटा है आपका 1.3। ठीक है, ये सारे रिस्क है। जीएनपी है आपका 0.6, इन्फ्लेशन है आपका 1.23। ठीक है, तो आपका रिस्क और प्रीमियम दोनों चीजें हैं। अभी आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले पे ये सारी चीजें रख देनी है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, बस वही जैसे सीएपीएम में करते थे वैसे ही करते थे, बस यहाँ फैक्टर्स आपने अलग अलग करना है। मतलब आपको रिस्क फ्री रेट तो चाहिए चाहिए, आरएफ यानी कि 8% वो तो चाहिए चाहिए, प्लस ठीक है P1 यानी कि प्रीमियम 1 इंटू बीटा 1। ठीक है, प्लस प्रीमियम 2 इंटू बीटा 2, प्लस प्रीमियम 3 इंटू बीटा 3। ठीक है, इसी तरह 4, इसी तरह 5। कितने, 4 ही फैक्टर है, 1 2 3 4, हाँ 4 फैक्टर्स है। तो चारों फैक्टर्स के आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल 13.05 सॉरी 13.05%। ओके, अभी कुछ मतलब समझ में आया? मैं तो वो तो मुझे पता है बिल्कुल पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा है प्रॉब्लम इसमें। थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब अगर आप लोग सीएपीएम से इसको रिलेट कर पा रहे हो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसी सर क्या तरह, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो भाई। सर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है ना? थ्योरी थ्योरी भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, दोनों चीजें पूछी जा सकती है इधर। देखो जहां तक आर्बिट्रेज थ्योरी है, वहां पर मुझे लगता है थ्योरी में ही पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल यही पूछ रहे हो ना, न्यूमेरिकल या थ्योरी की बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो आर्बिट्रेज जो प्राइसिंग थ्योरी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीएपीएम। सीएपीएम में न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि 90% चांसेस हैं कि सीएपीएम से न्यूमेरिकल तुम्हारा पूछा जाएगा। आर्बिट्रेज में हो सकता है वो थ्योरी पूछ ले, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है, क्योंकि ये थ्योरी प्रैक्टिकली उतना आप ये बोल सकते हो उतना एक्यूरेट नहीं है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इस थ्योरी की इतनी ज्यादा है नहीं। क्योंकि सोचो, तुम खुद सोचो, एक एक फैक्टर का कैसे आप मेजर कर सकते हो, ये मतलब इम्पॉसिबल है। एक एक फैक्टर को आप कैसे, आप जो है एक एक स्टॉक के लिए, अरे एक एक फैक्टर को आप किस तरह से मेजर कर सकते हो, वो चीज इतनी आसान नहीं है इम्प्लीमेंट कर पाना, इसलिए इस थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। सीएपीएम ठीक है, बढ़िया थ्योरी है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और बहुत यूज भी करते हैं लोग उसको। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखिए है यहाँ पर, इन्होंने बीटा भी दिया गया है, हर एक फैक्टर का बीटा दिया गया है। जीएनपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं ना, फैक्टर्स अलग अलग भी हो सकते हैं।
मतलब हो सकता है किसी स्टॉक में कुछ दूसरे फैक्टर्स काम कर रहा हो, दूसरे स्टॉक में किसी कुछ और फैक्टर्स काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स चेंज हो गए, तो वही बात है, वो जैसे फैक्टर्स जो जितना इफेक्ट करेंगे उस फैक्टर उस स्टॉक को, जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे हमको केवल उनको कंसीडर करना है यहाँ पे। तो वैसे खैर वो सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दी जाएंगी, चाहे फैक्टर्स हो या फिर बीटा हो, या फिर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो या फिर एक्चुअल वैल्यू हो, ये सारी चीजें आपकी दी जाएगी। या फिर सीधे वो प्रीमियम दे देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बीटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ये तीनों चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था, प्रीमियम से मतलब है एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा प्रीमियम। यानी कि अगर मैं जो है इन्फ्लेशन की बात करूं, तो इन्फ्लेशन का प्रीमियम होगा 7 माइनस 5.5, ठीक है, ये इनका आ जाएगा प्रीमियम, और बीटा इनका है 1.75, ठीक है। इसी तरह हर एक फैक्टर का आपको मार्केट प्रीमियम निकालना पड़ेगा। इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 9.25%, यहाँ ये बता रहे हैं आरएफ जो आपका है रिस्क फ्री रेट है वो 9.25% है। हाउ मच इज द रिटर्न ऑफ द शेयर अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, आपको अभी रिटर्न कैलकुलेट करना है, रिटर्न बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक तरफ बीटा दिया गया, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, यानी कि बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। तो इस तरह से ये आपका प्रीमियम आ गया इधर, ठीक है। जीएनपी 0, इन्फ्लेशन 1.50, इंटरेस्ट रेट 1.25, स्टॉक मार्केट 2.0 एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.5, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, वही फॉर्मूले पे, पहले तो रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही चाहिए, आरएफ 9.25% प्लस P1 इंटू B1, ठीक है। तो P1 आपका है यहाँ पर 0 इंटू B1 है, यानी कि बीटा 1, 1.2, इसी तरह बीटा 2 के लिए, सॉरी फैक्टर 2 के लिए जो आपका इन्फ्लेशन है वहां पे 1.5 आपका प्रीमियम है इंटू इंटू बीटा 2, ठीक है। इसी तरह थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर एंड फिफ्थ फैक्टर आ जाएगा, और आपका जो एक्सपेक्टेड जो आपका रिटर्न होगा वो होगा 17.4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। Sir, can premium be in negative? प्रीमियम निगेटिव, हाँ बिल्कुल हो तो सकता ही है, क्योंकि एक्चुअल अगर आपका एक्सपेक्टेड से आपका कम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अच्छा कहीं है नहीं। हाँ, निगेटिव तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड, अगर मैंने कोई चीज एक्सपेक्ट की है कि फ्यूचर में सपोज 10% है, लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं मिलता है, तो वो निगेटिव तो हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग इस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक्चुअल आपका जो रिटर्न है या एक्चुअल जो वैल्यू है, वो आपका करंट डेटा होगा, या फिर जो मतलब जो आपने अभी जो जनरेट कर चुके हैं, मतलब जो आपको रिटर्न मिल चुका है वो है, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड है वो फ्यूचर को आप जो है प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ज्यादातर क्या होगा कि भाई अगर मुझे लास्ट ईयर 5% मिला है, तो आगे मैं फ्यूचर के लिए 6% सोचूंगा, 5 या 5 से कम के लिए नहीं सोचूंगा। तो इसलिए ज्यादातर वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। सर, if हम लोग फ्यूचर के लिए सोचेंगे तब तो वो हाँ, नेगेटिव होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पर हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ एक्सपेक्टेड, मतलब फ्यूचर में सपोज मैं इसको मानता हूँ, इसको लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट रेट को लेता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं एक बार देखता हूँ कि वैसे क्वेश्चंस मुझे मिल जाए जहां पर आपका एक्सपेक्टेड ज्यादा हो एक्चुअल से, ठीक है।
इसमें तो ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है कोई भी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, वैसे अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, माइनस में भी आना चाहिए प्रीमियम, होना चाहिए। यहाँ पर तो लेकिन दिख नहीं रहा है। 5.5, 7, 7.75, 9, 10, 12 इधर है। लेकिन बिल्कुल आपका अगर एक्चुअल अगर कम होगा, एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा, तो वो माइनस में होगा। ठीक है। यहाँ पर और किसी को कुछ डाउट? बाकी वो वाले वैसे क्वेश्चंस मैं देखूंगा, अगर जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। जहाँ पर आपका प्रीमियम माइनस में होता है वैसे क्वेश्चंस में मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नेगेटिव हो भी सकता है प्रीमियम। सर प्रीमियम क्या शो करता है हमारा? प्रीमियम आपका सरप्लस बता रहा है, कितना सरप्लस है आपके पास, ठीक है। एक्चुअल और सर एक्सपेक्टेड। डिफरेंस बताएगा ना, सरप्लस तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। हाँ अगर जो नेगेटिव में आता है तब तो डिफरेंस बताएगा। हाँ, मतलब एक तरह से देखो, डिफरेंस बता रहा है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस क्या है। एक्सपेक्टेड जो आपने की थी, जो जो आपने सोचा था, और एक्चुअल जो एक्चुअल रिटर्न जो आपको मिल रहा है उस फैक्टर पे, वो चीज है, उसका डिफरेंस है वो। अच्छा, लेकिन प्रीमियम एक तरह से सरप्लस ही होता है। मार्केट प्रीमियम एक तरह से सरप्लस ही होता है, कि कितना आपको एक्चुअल ज्यादा है एक्सपेक्टेड से। हम्म। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि बताया गया है थोड़ा सा डिटेल में, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर, अच्छा चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जो आपका एक्सपेक्टेड है एक्चुअल से कम है, जीएनपी में, इन्फ्लेशन में भी। आ, अच्छा, सभी में वही चीज है, वही चीज यहाँ पर भी मुझे दिख रही है। तो तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पर जो आपका प्रीमियम है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम लोग ने किए, तीनों में वही चीज है। मतलब को आपका जो डिफरेंस है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में, वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है। हम्म। ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में जो आपका रिस्क फ्री रेट दिया गया है वो 9% है। द रिस्क फ्री एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिवाइन्स शेयर इज 9%। हाउ मच इज द टोटल रिटर्न ऑफ द शेयर? पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज दैट जीएनपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अफेक्ट द शेयर रिटर्न ऑफ द फर्म। इन्होंने देखो पहले वही चीजें बताई कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो उस जो है शेयर के रिटर्न को अफेक्ट कर रहा है। डिवाइन हाउस होम कंपनी, फर्दर वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द फोरकास्ट एंड एक्चुअल वैल्यूज। देखो फोरकास्ट वही मैंने बताया ना, एक्सपेक्टेड मतलब जो आपने फोरकास्ट की हुई है, और जो एक्चुअल वैल्यूज है। अच्छा, ठीक है। फोरकास्ट जो की हुई है, जो पहले जो फोरकास्ट किया हुआ है, और बाद में जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। ऑफ दीज फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे उन्होंने जो फोरकास्ट वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। एंड द फर्म्स जीएनपी बीटा, और बीटा आपका दिया गया है इन्फ्लेशन बीटा, इंटरेस्ट रेट बीटा एंड स्टॉक मार्केट बीटा, ठीक है। तभी मैं कह रहा था, क्योंकि ये कि इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर पाना इसीलिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप कैसे हर एक फैक्टर का आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते, सॉरी बीटा निकाल सकते हो, या फिर कैसे आप रिटर्न इंडिविजुअली हर एक फैक्टर का निकाल सकते हो, वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। थ्योरी तो डेवलप कर दिया इन्होंने, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट करना तो मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचने लगते हो ना कि ये चीज कैसे, ये चीजें कैसे पॉसिबल, तो वो सच में वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बस आप थ्योरी को बस पढ़ लो कि हाँ ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं,
और बाकी उसको ये मत सोचो कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि वो चीज नहीं पॉसिबल। An investor is considering making an investment in the share of Divine Home Company. The following in the table are attributes of 5 economic forces that influence the return on the Divine share. A risk-free anticipated rate of return on Divine's share is 9%. How much is the total return on the share? इसको कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है। बीटा दिया गया है, आपका एक्चुअल वैल्यू दिया गया है, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से आपको मार्केट प्रीमियम जो है बताऊंगा, सॉरी जो प्रीमियम हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहां पे जो भी आप लोग की क्वेरी है, जो भी डाउट्स है, वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बताइए, आंसर मुझे बताइए। सर इसमें जीएनपी वाले में तो प्रीमियम माइनस में आ जाएगा ना, 6 माइनस 6.50 करेंगे तो। नहीं, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होता है ना। सर 19.0125 है। अच्छा ठीक है, 19.0 125 समथिंग। हाँ 19% है, ऐसा ही कुछ है। तो पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है 19 पॉइंट समथिंग। अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ इन्होंने हो सकता है ऐसे ही लिख दिया हो 9 + 10।